देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। जुलाई आ गया, बजट आ गया, इंतखाबात भी हो गए, मगर मुल्क में ताहाल सियासी इस्तेहकाम ना आ सका। आखिर क्या वजह है कि सियासी जमातों में इख्तलाफात खत्म ही नहीं हो रहे? आखिर कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ जमहूरी लोग इकट्ठा होकर बैठेंगे? मुआशी हालात सबके सामने, अब अगर हाकिमों को ख्याल नहीं आया तो कब आएगा? तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को ताहाल कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से तो वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस मुल्क में क्योंकि वो बनती ही जमहूरियत के लिए हैं, लेकिन इस वक्त इशू ये अब हो गया है, इतनी बार ये बात हो गई, लेकिन अब अल्टीमेटली फ़ैसला यही हुआ है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और नहीं हो सकते, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है और दूसरी तरफ उसके डबल तशद्दुद। अब सवाल है कि अगर तहरीक इंसाफ लचक नहीं दिखाएगी तो हुकूमत से पार्टी के बानी के लिए रिलीफ की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? बात यह भी है कि सियासी इस्तेहकाम की खातिर पहला हाथ हुकूमत ने बढ़ाना होगा, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर है, मगर हुकूमत में शामिल नून लीगी रहनुमा इस बात को समझ नहीं रहा है। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के और PTI पर नरमी के हक में जरूर नजर आती है। इस हवाले से नदीम अफजल चंद का क्या कहना, आइए सुनते हैं। ये तारीख के भयानक चेहरे जो दौर गुजरे हैं हमारे, उन दौर अदवार से हमें सीखना चाहिए ना। तो अब मैं समझता हूं ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम हुकूमत के इत्यादि हुकूमत बनाने में हमारा किरदार है, लेकिन मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर कहूंगा कि इस तरह इक़्तिदार नहीं बचते होते, सियासत भी नहीं बचती होती। शायद चंद दिनों की वाह वाह मिल जाती है, तारीख भी बंदे को रगड़ती है और अल्टीमेटली इंसान को खुद भुगतना भी पड़ता है। इससे पहले देख लें आप। अब सवाल है कि अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हकीकत में ऐसा सोचते हैं तो जैसे मुस्लिम लीग नून ने बजट के लिए PP को राजी किया, वो पीपल्स पार्टी सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए मुस्लिम लीग को राजी क्यों नहीं कर पा रही, या फिर राजी करना ही नहीं चाह रही? सवाल ये भी कि तहरीक इंसाफ आखिर सियासतदानों के साथ क्यों नहीं बैठना चाहती? फवाद चौधरी कल ने जी शो में एक बात कही, आइए वो सुनते हैं। जो है वो बताने का वक्त नहीं है अभी। सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक गलती जो है वो एक्नॉलेज्ड, और इन द हाइंड साइट मैं अभी ये सोचता हूँ कि अगर हम अपने राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से ख़त्म ना करते, जो एक ख़ास माहौल बन गया था, तो उसमें हमें ये कहा गया कि आप राब्ते ना रखें। अगर इसका मूजब कौन था? एक उस वक़्त माहौल बन गया था, और जब खान साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी कहा कि कोई राब्ता ना करे, उससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। हमारे तो अच्छे राब्ते थे। जी, फवाद चौधरी साहब की इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ को भी इस्टेब्लिशमेंट से वही राब्ते बहाल करना है, और वो चाहती है जो माजी में कुछ वजूहात की वजह से टूट गए थे। हो सकता है कि यही वजह हो कि इमरान खान सियासतदानों की अहमियत ना दे रहे हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इदारे PTI से इस वक्त नाराज बैठे हैं। तहरीक इंसाफ ताहाल अभी भी कानूनी सख्तियों की जद में नजर आती है। इस वक्त भी पार्टी के इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। उस वक्त PTI के लिए हालात अच्छे नहीं, इस वक्त PTI के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। कल PTI के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद पेश की गई और रऊफ हसन ने तो ये तक मान लिया कि मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि पार्टी पर पाबंदी लगाई जा सकती है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। Seems to be immune, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी तंजीम या फिर बैन होते देख रहे हैं? देखिए, जो इस वक्त मेरी सोच में मैं समझ रहा हूं, जो मेरे सामने है, जो पिछले 2 साल से अनलीश हुई है इस मुल्क में, उसकी बेसिस के ऊपर तो अगर मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो मुझे ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे एक तबाही भी नजर आ रही है। आज भी मैं किसी से सुबह बात कर रहा था, पार्टी में इख्तलाफात की खबरें हैं, क़यादत के बयान मुतज़ाद हैं। अब देखना यह होगा कि इमरान खान ज़्यादा ऐसे तक मजीद जेल में रहे तो 2018 में इक़्तिदार हासिल करने वाली पार्टी किस हद तक बिखर सकती है या फिर अपने आप को जोड़े रखेगी। ऐसी सूरत हाल में इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है मोहम्मद अली सरफराज हैं MNA PTI से, उज़मा कारदार साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून से, और सादिक अली मेमन साहब हैं MNA पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। मोहम्मद अली सरफराज साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी। सरफराज साहब,
ऑपोजिशन क्या ऐसे कर रही है जिससे डेंट डाल सके हुकूमत पे? क्योंकि हुकूमत की नालायकियां अगर देखें और नाकामियां देखें बजट की सूरत में तो वो बहुत वर्स्ट नज़र आती हैं, लेकिन ऑपोजिशन इस वक्त कह रही है कि जी हमारे ऊपर तो बैन लग सकता है, हमें तो कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी सिचुएशन है। हालांकि आप देखिए एक तरफ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मुल्क भर में आज से हड़ताल का ऐलान कर रही है, एक तरफ जो है आप देख रहे हैं कि गैस के और बिजली के जो निर्ख का मामला है उसके ऊपर अवाम में बहुत ही गम गुस्सा है और बहुत सारे इश्यूज हैं। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लेके चला जा सकता है और आप इसके थ्रू जो है वो पार्टी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने फैसले भी हुकूमत से करा सकते हैं। लेकिन क्या पार्टी अपनी उलझनों का शिकार है कि डेंट डालने में नाकाम है हुकूमत पे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा जनाब, मेरी गुजारिश ये है जी कि आज जिस तरह 5 रुपए 72 पैसे आपकी पेट्रोल की प्राइस की दोबारा बढ़ाई गई है बेस टैरिफ, इससे पहले हमने बजट पे भी बात की थी। बजट में भी इतने ज्यादा टैक्सेस बिजली पे लगे हैं, इतने ज्यादा सब्सिडी सारी विड्रॉ कर ली गई हैं, आपके कारोबारी तबके को वो बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। आपके पाकिस्तान का जो नौकरी पेशा तबका है उन पे टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। आज मेरे शहर में फैसलाबाद में 2 खुदकुशियां हुई हैं महंगाई की वजह से। इसके साथ साथ इन हालात में और दूसरी आप जो ये बात करते हैं कि जी ऑपोजिशन, देखें ऑपोजिशन ने जो अपना रोल अदा करना था बजट की तकरीरें करके और कौमी असेंबली के अंदर, वो हम लोगों ने किया। हमने इस बजट को पूरे तरीके से डाइसेक्ट किया, पॉइंट्स रेज किए, लेकिन हमारी वहां पे एक नहीं सुनी गई। अब इस वक्त पब्लिक ओपिनियन जो है वो इस गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ है और उसकी वजह यही है कि जब ये मुसल्लत की हुई हुकूमत IMF का लिखा हुआ बजट इन्होंने पढ़ा और इन्होंने कुछ नहीं सोचा कि इसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे क्या होगा, आपकी कंज्यूमर प्राइसेस पे क्या होगा, लोगों की जिंदगी कैसे गुजरेगी। उसके बीच में तो लोग तो अब खुदकुशियां कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। तो नेचुरली सारा पाकिस्तान की आवाम रिगार्डलेस ऑफ द ऑपोजिशन, वो लोग जिन्होंने इलेक्शन में गिने चुने लोग जिन्होंने PMLN को और PPP को भी वोट डाला था, वो भी आज इस महंगाई के इतने बुरी तरीके से शिकार हैं कि वो भी सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब आपने अब जहां तक बात है कि PTI के अंदर कोई, PTI में इस वक्त किसी किस्म का कोई इख्तलाफात नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की खबरें हैं जो फैलाई जाती हैं। खान साहब के साथ हम सारे एक पॉइंट पे खड़े हैं। हम सब की एक ही डिमांड है कि खान साहब को फौरी तौर पे रिलीज किया जाए। इंटरनेशनल वॉइसेस को आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं कर रही। आपका जो ऑडिट रिपोर्ट एक आई है पटन कोलिशन 38 की, जो वो कह रही है कि जी आपके लाहौर के 20 सूबाई हलकों के और एक कौमी असेंबली के हलके के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर से फॉर्म 45 गायब हैं। ये एक मजाक है। US कांग्रेस की रेजोल्यूशन को हमने काउंटर रेजोल्यूशन कर दिया कौमी असेंबली के अंदर पाकिस्तान की, जो कि एक और मजाक है। UN वर्किंग ग्रुप की जो आर्बिट्री डिटेंशन के ऊपर जो वर्किंग ग्रुप बना था, उन्होंने कह दिया कि खान साहब की बिल्कुल अनजस्ट इस वक्त उनकी जो डिटेंशन है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। लेकिन हम किसी चीज पे, हम इंटरनेशनली भी किसी चीज को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। अब ये पूरी दुनिया देख रही है, लोकली आपके हालात खराब हैं, इंटरनेशनली आपके मुल्क का मजाक उड़ाया जा रहा है। PTI पे ज्यादा से ज्यादा केसेस करने के ऊपर सिर्फ ज्यादा जोर है। हमारे लीडर्स को, जो हमारे कोट लखपत जेल के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इजाज चौधरी साहब वगैरह, उनको 9 मई से उनकी डिटेंशन हुई है। कानून कहता है कि 1 साल के अंदर आपने केसेस को कंक्लूड करना है और उनके अभी तक केसेस लग ही नहीं रहे। उसके अंदर भी अननेसेसरी डिले आ रहा है। इन सारी चीजों की गवर्नमेंट को प्राइस पे करनी पड़ेगी और पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों शराकतदार हैं इस हुकूमत में। जब आपने बात अभी बिल्कुल ठीक की कि जिस तरह पीपल्स पार्टी को PMLN ने कन्विंस कर लिया कि आप बजट के अंदर अंधाधुंध अंगूठे लगाएं, अब पीपल्स पार्टी उनको ये शर्म क्यों नहीं दिला सकती कि लुक एट द सिचुएशन इन द कंट्री और आप करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? ये सवाल दोनों पार्टियों से पूछा जाता है। इसके साथ साथ 6 जुलाई को अब आपके सामने एक तरफ ये बात करते हैं जी कि मुल्क को आगे लेके चलना। 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दी जाती है और आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस्लामाबाद से। इस पे क्या रिएक्शन, ये इसका जवाब जो है इनसे पूछने की जरूरत है। उसके अलावा आपका जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, PTI की तो बहुत सारे इश्यूज, हम अब उसके ऊपर भी एक ठीक ठाक इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है मुल्क के अंदर, हम उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। हमने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस
हमने किसी के पीछे लग के अपने मुल्क में आग नहीं लगानी। पीटीआई उसको भी रिजेक्ट करती है। उसके अलावा रऊफ हसन साहब के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन हम डिमांड कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बिल्कुल किसी किस्म की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आपके फाइलर्स नॉन फाइलर्स के चक्कर के अंदर, कल मैं अपने आप को मिसाल देता हूँ, मेरे पे भी इस तरह 9 मई के कोई जाली केसेस डाले गए थे। आई वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ और अदालत से मुझे एक ऑर्डर मिला जिसके मुताबिक मेरा नाम किसी भी स्टॉप लिस्ट में नहीं होना चाहिए था। मैंने वो ऑर्डर मुतल्लिका कंसर्न महकमों को भी पहुंचा दिया। आई एम नॉट रिक्वायर्ड इन एनी केस, मेरा कोई बेल अरेस्ट, कोई अरेस्ट वारंट इशू नहीं हुआ, कोई ऐसा केस नहीं है मुझ पे। उसके बावजूद अभी तक वो काम मामला लटक रहा है। अगर आपके अपोजिशन के मेंबरान के साथ आपका ये सलूक होगा, आप साथ कहते हैं जी उनसे हम नेगोशिएशन करेंगे, वो हमारी गवर्नमेंट के स्टांस को सुने, क्या सुने भाई? आप तो किसी भी अपोजिशन के मेंबर को बिला वजह का उस पर कोई केस हो ना हो, उसको आप उम्रा तक नहीं करने जाते कि अल्लाह के घर जाके कोई बंदा शुक्रिया अदा कर ले अपनी कामयाबी पे। हम बिल्कुल खान साहब के साथ खड़े हैं और ये मूवमेंट मुझे लगता है जिस तरीके से मुल्क में आग लगा रहे हैं, और आपने रऊफ हसन साहब को कोट किया कि पार्टी को बैन करने की कोशिश भी हो सकती है। आई डोंट नो कि ये मुल्क किस तरफ को जा रहा है और इस चीज की अब इसकी भी कोई गुंजाइश हो सकती है। आई डोंट नो। जी बिल्कुल, बहुत ही जी पॉलिटिकली फ्रंट पे बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। उज़मा कारदार साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। उज़मा साहिबा आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। उज़मा कारदार साहिबा, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन आज से मुल्क भर में हड़ताल कर रहे हैं। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 रुपए तक का इजाफा हो गया है। अब ये देखिए कि फ़ी यूनिट 50 रुपए तक चला गया। पाकिस्तान में इस वक्त ये हालात हैं। आप आखिरकार आप लोग तो कहकर आए थे कि जी आप लोग एक आज़ादी मार्च निकाला था पीपल्स पार्टी ने, और आपने मिलके कोई महंगाई मुकाओ मार्च निकाला था। मरियम नवाज साहिबा के वो शॉर्ट चल रहे हैं, वो मैं चलाना नहीं चाहती, और बिलावल साहब के मुस्तकिल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ चलाने की। अब कि वो कहते थे कि जी बिजली 300 यूनिट तक कोई कहता था मुफ्त मिलेगी, कोई कहता था बिजली के बिल हम भरेंगे, पंजाब हुकूमत ठप्पा लगा चुकी होगी। ये सब चीज़ें कहाँ चली गई? छोड़ देते हैं इस वक्त अपोजिशन की बात तो, लेकिन जो लोगों के मसाइल हैं डायरेक्टली वो तो हल ही नहीं हो रहे। जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। एक चीज तो आपने बिल्कुल सही की कि छोड़ दें ऑपोजिशन को, इनका रोना पीटना सुन सुन के कौम भी जो है तंग आ गई है, और इनको कौम के किसी इशू के साथ कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ एक NRO चाहिए जिसके लिए इन्होंने उधम मचाया होता है, और कोई इनको नहीं कि भाई हम कोई काम के कोई मशवरे दे दें हुकूमत को, या उनके साथ बैठ के कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर लें। आपने जो बात की है, मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में आपको याद दिलाती चलूं कि पिछले 2 महीने में जहां पे गुंजाइश निकली, कम से कम 4 दफा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम की थी। अब थोड़ी सी इसलिए बढ़ी है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत थोड़ी बढ़ी है। ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इनको अल्लाह हिदायत दे, जब 4 दफा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत और डीजल की कम की थी, इन्होंने 1 रुपया कम नहीं किया आवाम के लिए। 1 रुपया के रिलीफ इन्होंने आवाम को नहीं दिया। फिर मरियम नवाज साहिबा ने डंडा घुमाया, डंडा घुमा के, और फिर DCs और ACs के साथ मिलके तो इनसे जबरदस्ती जो थे वो किराए के पैसे वापस दिलवाए गए आवाम को। ये हमारा अपना रवैया और हमारा अपना हाल है। दूसरा, मैं आपको प्लीज याद दिलाती चलूं, 29 मंथ्स पहले आपका जो इन्फ्लेशन का रेट था 38% पे था। आप थोड़ा सा ये तो अप्रिशिएट कर लें कि आज वो 11% पे है। ये ऑपोजिशन ने तो रोना पीटना इसलिए डाला है क्योंकि ये इनका चूरन बिकना बंद हो गया महंगाई का। महंगाई जो है वो बहुत कदरे आज तक मैंने नहीं देखा नीचे जाते हुए। हर चीज, आपकी रोटी देख लें 20 रुपए से अब 13 रुपए की मिल रही है। आटा आपका देखें फिर 80 रुपए और कम हो गया। आपकी मुर्गी का रेट, आपके जनाब कुकिंग ऑयल का रेट, आपकी LPG का रेट, आपकी सब्जियों का रेट, आपके साबुन का रेट, हर चीज जो है उसकी कीमत जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप चेक कर लें उसमें कम हुई है। लेकिन आप लोग देखें, थोड़ा सा आप ये करें कि अगर हमने बिजली, कौन सी सियासी जमात है जो अपना वोट बैंक खराब करेगी और अवाम पे बोझ डालेगी? किसी को ये नहीं गवारा। लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि सबसे पहली जो शर्त
वो शराइत जो ये लोग साइन करके गए कॉन्ट्रैक्ट और पीटीआई की हुकूमत भाग गई, ये उसका खमियाजा हम अब भुगत रहे हैं, क्योंकि हमें जो 9 अरब डॉलर की ट्रांच मिलनी है उसके लिए कुछ बड़ी सख्त शराइत हैं, और उसमें से एक फहरिस्त जो शर्त होती है वो ये होती है कि सब्सिडी जो आपने दी हुई है बिजली पे और गैस पे उसको खत्म किया जाए। आपको पता है अभी अवैस वगारी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम जो प्रोड्यूस करते हैं बिजली उसकी कीमत 35 रुपए पर यूनिट है, लेकिन लोगों को हमने कम कीमत पे दी हुई है। खास तौर पे जो हमारी हुकूमत है 100 यूनिट जिसके पास हैं उसको हम सोलर पैनल फ्री दे रहे हैं, पंजाब में भी दे रहे हैं। अगले साल 200 यूनिट वालों को फ्री मिलेंगे पैनल्स, और उससे अगले साल 300 यूनिट वालों को मिलेंगे। जितनी आपकी चादर है उतने आपने पांव फैलाने हैं ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि आपके पास बैक पे कुछ नहीं है और आप खाली पिलाओ। आपको पता है किस तरह से ये पीटीआई के दौर में गंदम माफिया, चीनी माफिया, दवाई माफिया, फर्टिलाइजर माफिया, किस तरह से सब माफिया ने यरगमाल बनाया हुआ था हुकूमत को। हमारी हुकूमत में ऐसा नहीं है, हमने हर चीज कंट्रोल की है। सब 500 अरब की जो बिजली चोरी हो रही है, आप पहले केपी की हुकूमत से हिसाब लें, 150-200 अरब की बिजली तो केपी में चोरी हो रही है और हुकूमत शामिल है इसमें। आपने देखा है गंडासा लेके जो सीएम पहुंच गया, ग्रिड स्टेशन अटैक कर लिया। भाई आपने क्यों अपने वोट बैंक के चक्कर में आपने मुंह परे किया हुआ है? आप जानबूझ के लोगों को उस रास्ते पे लगा रहे हैं और फिर रोना पीटना मचा देते हैं। तो ये सारी चीजें डंडे के जोर से ठीक हो रही हैं। हम अपने टैक्स नेट को भी ब्रॉड करें, फाइलेट नॉन फाइलेट जो है उस पर भी अब बिल्कुल हम हुकूमत जोर देगी। नॉन फाइलेट जो है उनके लिए ज्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि जाहिर है हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, 9.5%। कौन सा मुल्क चल सकता है विद टैक्स टू जीडीपी रेशियो जिसका 9.5% हो? ये जो डेवलप्ड मुल्क हैं इनका कम से कम 80% टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता है। आपके रिटेलर्स देख लें, उनके ऊपर अब टैक्स लगने जा रहा है। सिर्फ 3 अरब टैक्स देते हैं और कम से कम उनको 27 अरब टैक्स जो है वो देना है। हमारी ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और इसको अब हम ठीक करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला साल 1.5 साल मुश्किल होगा, फिर इंशाल्लाह आसानी आएगी। और अभी भी जो 45% से सैलरीड क्लास है उसको 35% पे टैक्स पे ले आए हैं। और जब हमारे ये सफेद हाथी बिकेंगे, जिस तरह पीआईए है, स्टील मिल है और ये 27 हमारे इस तरह के सफेद हाथी, फिर हमारे पास गुंजाइश और निकलेगी कि हम अपनी सैलरीड क्लास को थोड़ी सी और रिलीफ हम दें। तो ये सारी हुकूमत जो है ये वो टफ फैसले कर रही है जो कि पिछली हुकूमत करके साइन करके कॉन्ट्रैक्ट भाग गई थी। उज़्मा साहिबा मैडम किया क्या? और मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि ये अपने जनाब ढोल बजा रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है, तो वो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि पूरे दुनिया में जाके ये पाकिस्तान की बदनामी करते हैं, पाकिस्तान के इदारों की बदनामी करते हैं। टके की वैल्यू नहीं है आपके जो वहाँ पे कांग्रेस की रेजोल्यूशन आई है, हमारी पार्लियामेंट ने उसको यूं उठा के बाहर खिड़की से फेंका है। ये लोग लॉबिंग करते हैं, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस्तेमाल करके या तो गाजा के लिए करते ना, या तो कश्मीर के लिए कोई रेजोल्यूशन लेके आते। साहिबा होल्ड ऑन, उज़्मा साहिबा होल्ड ऑन, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी बात कर लेते हैं। आप तो वही सियासी तकरीर करने लग गई प्रोग्राम में भी जो रिवायती होती है। कुछ थोड़ा सा फिगर्स पे मैं बता दूं ना, आप अगर मुझे भी बोलने का तो मैं फिगर्स पे बात कर लूं, आप ही की हुकूमत की फिगर्स पे बात करना चाह रही हूँ। सारे रॉन्ग फिगर्स कोट किए इन्होंने। मैं फिगर्स पे बात कर लूं उज़्मा साहिबा, अगर आपकी इजाजत है फिगर्स पे बात कर लूं? हाँ करें, जरूर करें। फिगर्स पे बात कर लो। अगर आप हम मेरे ख्याल से हम यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट करने नहीं बैठे, हम यहाँ सोल्यूशन के लिए बात करने के लिए बैठे हैं। ये प्रोग्राम में आपने जो मेहमान बुलाए हुए उसने अलिफ से लेके ये तक पॉलिटिकल तकरीर की है, अलिफ से लेके ये तक। तो मैंने तो आपको आगाज में कहा कि ऑपोजिशन को छोड़ दें, मुझसे तो एक आम आदमी की बात कर लेना। आप इस वक्त पूरे प्रोग्राम में बैठे, मेरी तो कोशिश है कि 25 करोड़ आबादी के जेन्युइन जो मसाइल है उस पर बात कर लूं, क्योंकि आप हुकूमत की तरफ से। अब मैं ऑपोजिशन से तो ये सवाल पूछ नहीं सकती कि हड़ताल कर रही है पेट्रोलियम एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में, तो आप बता दें कि क्यों कर रही है। वो मैं टेक्निकली आपसे ही पूछूंगी ना। पहले ये पूछे, आप उनसे पहले पूछें कि जब उनको 4 दफा हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कम करके दी थी प्राइस, मैं जवाब देना चाहूंगा जी इस बात का। किराए कम किए,
आप उनसे ये पहले जाके सवाल पूछें। ये मेरा काम नहीं है, ये गवर्नेंस आपका हाँ, काम तो है, हम एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहे हैं ना। आपका काम है ना। हम पूछ गवर्नेंस रहे और हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो हुकूमत हाँ, का तो काम है ना good उस्मा governance, साहिबा। मैंने आपको बताया है। अगर good मैं governance आपकी करा जगह होती लें। या मैं मरियम मैंने नवाज आपको साहिबा की जगह बताया होती तो मैं जरूर जाके पूछती, या मैं शहबाज शरीफ नहीं, तो साहब की मैं- जगह होती तो मैं आपसे जरूर मैं- जाके आप- पूछती। आप- मैं सारे सवाल लेकिन पूछती उनसे आपने- और मैं सारी आपने चीजों को मेरी कंट्रोल बात करने की नहीं कोशिश सुनी। करती। कमिंग टू आपने द मेरी पॉइंट बात पे बात नहीं कर लेते सुनी। ना, फिगर्स पे बात कर लेते मैडम। बात देखिए, फिगर्स की हो रही है। मरियम नवाज साहिबा ने अवाम को पैसे वापस दिलवाए हैं ट्रांसपोर्टर से। बहुत अच्छी आपने मेरी बात है, पूरी नहीं बहुत सुनी। अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट, मैं तो कह रही हूँ। लेकिन बात वही है, ये चीजें जो आप बता रही है ना वो नजर नहीं आ रहा टिकल डाउन इफेक्ट। आपने अभी कहा, अब सुन लीजिएगा बिल्कुल, मैडम, मैंने आपकी पूरी बात कमाल सुनी है। मैडम, पूरी बात सुनी मैंने आपकी बड़ी खामोशी के साथ। क्या रेट थे और अब क्या रेट है जरा बता दें। जी मैं उसी पे आ रही हूँ, है ना। आप ये बता दीजिए, आपने कहा कि हमने सैलरीड क्लास को जो है वो रिलीफ दिया, कौन सा रिलीफ दिया है? आपको पता है कि टैक्सेस की जो सबसे ज्यादा मद में शराब बढ़ाई गई है परसेंटेज, वो सारी सैलरीड क्लास पे बढ़ा दिया गया है, यानी कि हमारे जैसे लोगों पे बढ़ा दिया गया। आपको मालूम है इस बात का कि जो एग्रीकल्चर टैक्स के लिए, जो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, जो लैंड टैक्स के लिए चीखते रहे, जो रिटेलर पे इवन टैक्स लगाने की बात हुई थी, वो भी नहीं लगा बजट में। यही तो रोना है। और फिर मैडम आप ये बता दीजिए, एक होता है मुल्क में पैराडाइज लीक्स, एक होता है पैनामा लीक्स, एक होता है दुबई लीक्स। ये आप लोग का ही स्टेटमेंट है, ये मैं नहीं कह रही, ये आप ही कहते थे कि पैनामा लीक्स में 450 लोगों के नाम हटा के सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जो है वो सजा में लटका दिया गया। तो मैडम अब आपकी हुकूमत आ गई है, 450 लोगों में से जो 429 लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दीजिए ना। ये सारे वो पैसा है जो लोग बाहर लेके गए और पार्क किया उन्होंने पैसा, आप लोग कीजिए ना। आप लोग को कौन रोक रहा है? आपके हाथ क्यों बंधे हुए? आवाम को बताइए। सैलरी क्लास, अब मेरी बात, अब आप मुझे जवाब देने का मौका दें। जी। सैलरी क्लास से 45% तक टैक्स लगा था, उसको कम करके 35 तक लेके आए हैं। ये अभी किया है हुकूमत ने, टैक्स था ही नहीं। और इंशाल्लाह और उनको रिलीफ देंगे। जैसे ही हमारे ये सफेद हाथी दिखेंगे, इंशाल्लाह और गुंजाइश निकलेगी, उनको और रिलीफ दिया जाएगा। और दूसरे जो आप, जी मैडम, ये दूसरा जो आपने मुझसे सवाल पैनामा लीक्स का किया था। जी जी, पैनामा लीक्स का क्या था? जी नहीं, ये तो आपने सैलरी क्लास का, दूसरा क्या था आपका सवाल? मेरा सवाल पैनामा लीक्स, पैराडाइज लीक्स और दुबई लीक्स पे हाँ, था। आप हाँ, कहते थे 450 लोगों में से सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब नजर आए, तो अब आपकी हुकूमत आ गई है तो 449 जो बाकी पीछे के लोग बचे उनके ऊपर जो लगता है टैक्स वो लगाइए ना। दुबई हालात तो ये कि आप दुबई लीक्स वालों के नामों पे टैक्स नहीं लगा पा रहे। जो लोग बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, बाहर पार्क कर रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा जा रहा है बाहर, हमारा पैसा जा रहा है बाहर। 3.5 साल जो बैठे हुए थे, इनको छोड़ दे, अपना बता देना है। मैं तो अभी आप बैठे आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने क्यों नहीं लगाया? उनसे भाई उनकी तो गलती थी, उसको मान रहे हैं ना। आप अपना तो बता दें, आप हुकूमत में आ गए हैं अब। भैया वहाँ पे उनके खिलाफ जो प्रूफ आएंगे, जो अगर प्रूफ मिलेंगे तो जरूर उनके खिलाफ लगेगा। मैडम ये तो और बात अभी चले इस वक्त हमने जो टैक्स बेस है वो 18 लाख से बढ़ा के तो 41 लाख पे चली गई है। और इंशाल्लाह ये आइंदा भी सबको टैक्स जो है थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा। हमें अल्लाह करे मैडम जो आप कह रही हैं वैसा ही हो, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। सादिक साहब की तरफ जाती हूँ। सादिक, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। सरफराज साहब, मुझे पता है आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ। सादिक साहब का भी जरा वर्जन ले लूं। सादिक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। सादिक साहब, मेरे सवाल वही हैं जो कमोबेश पहले भी थे और वही हालात हैं, सब कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन सवाल एक बहुत पर्टिनेंट जो मैंने आगाज में उठाया कि जब आप लोग मान सकते हैं इस बात पे कि जी बजट पास हो जाए, तो क्या आप मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के इस बात पे नहीं एक पेज पे आ सकते कि जी सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए लेट्स गो एंड शेक द हैंड्स विद द ऑपोजिशन? जी देखिए, हमारा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि सियासत में हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं, और इसमें हमारी शुरू से यही कोशिश रही है कि सब लोग बैठें, बातचीत करें, और बातचीत से ही, जब अफ़हाम और तफ़हीम से ही इस मुल्क के मसाइल को हल किया जा सकता है। एज फार एज टॉकिंग विद पीटीआई इज कंसर्न, लेकिन उनमें उनके बड़े मतज़ाद माजरत के साथ बयानात आते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम बात करेंगे, कभी कोई कहता है कि नहीं हम इनसे बात करेंगे लेकिन उनसे नहीं बात करेंगे। उसमें 3 जमातों के नाम ले लेते हैं। कभी हुकूमत की बात करते हैं, कभी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की और नून लीग की बात करते हैं कि इनसे नहीं बात करेंगे, मुक्तदरा से बात करेंगे। तो इनका स्टैंड कभी समझ नहीं आता। कभी आज जैसे फिर ये कह रहे हैं कि अब हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये ऑफर मुज़ाकरात की तो मैं समझता हूँ कि नून लीग की तरफ से भी शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये उनको ये बताया है कि भाई हम आपके लिए दरवाजे खुले हैं,
तो मैं नहीं समझता कि नून लीग भी बातें करने से कतरा रही है। इशू मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ये है कि पीटीआई को शायद क्या है उनके इश्यूज मुझे नहीं समझ आ, उनकी शायद हिकमत अमली ये है कि वो इसी तरह कंफ्यूजन का माहौल बरकरार रखें और इसी तरह कभी हाँ कभी ना, कभी कहते हैं कि हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को कहा है कि वो दूसरी सियासी जमातों से बात करें, लेकिन मौलाना फजल रहमान से हम डायरेक्ट असद कैसर साहब बात करेंगे। तो ऐसी चीजें जब सियासत में इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो किसी के ऊपर आपका एतमाद आप जाहिर नहीं करते, फिर आप सियासी जमातों से अगर बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ फौजी क़यादत से बात करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है इनके ऊपर। इनकी जो ये कहते हैं कि जमहूरियत हम चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि जमहूरी अमल को इस्तेकाम दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन ज़्यादातर उनके लिए है। और हम तो हमेशा से डायलॉग के हामी भी रहे हैं, हमारा यही रहा है कि हर सियासी पार्टी को मिल बैठ के आपस में, जब तक हम एक चार्टर ऑफ पहले डेमोक्रेसी था तो अब हम कह रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे हम सबको, शायद सब सियासी जमातों को बैठ के कोई फैसला करना चाहिए इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। इस तरह हम फिंगर पॉइंटिंग करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता इसमें किसी का भी कोई भलाई आ सकती है। और पीपल्स पार्टी का आप खुद देख लें कि ये ठीक है, तकलीफ है अभी पीटीआई पे, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें आप अगर पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड देखें तो इससे ज्यादा तकालीफ पीपल्स पार्टी पे आ चुकी हैं, लेकिन हमने कभी भी एक लिमिट क्रॉस नहीं की, कभी कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की, मुल्क की सालमियत के खिलाफ हमने कोई ऐसी साजिश नहीं की, कोई ऐसे अपने इदारों पर अटैक्स नहीं किए। तो रवैयों को भी बेहतर करने की बहुत सख्त जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ अपना गिरेबान नहीं झांकना, दूसरों के ऊपर तनकीद करनी, तो हर चीज का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना, ये भी मैं नहीं समझता कि इस मसले का हल है। तो वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस डेडलॉक, वी नीड टू सिट टुगेदर, और उसमें वी नीड टू शो सम सीरियसनेस, और ये हर पार्टी के ऊपर लागू है। और मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून की भी जो लीडरशिप है वो बहुत पुराने सियासी मंझे हुए वो भी लोग हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, और दूसरे उनकी जो लीडरशिप है वो भी इस चीज को समझती है, वो भी सताब से गुजर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हर जो जमात है वो मुल्क के हालात को समझती है, और थोड़ी सी अगर हम एक दूसरे पर एतमाद जाहिर करें, एक दूसरे के साथ सिंसियरिटी के साथ हम अगर बात करें, सिर्फ अपना सियासी मफाद नहीं देखें। अगर मैं आज कहूं कि मैं पॉपुलर हूं और मैं उस पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करूं हुकूमत पे दबाव डालने के लिए या मुक्तदरात पे, इस्टेब्लिशमेंट पे, इस तरह की अगर करारदादें मंजूर कराऊं पाकिस्तान के जो अफेयर्स में, मैं समझता हूँ एक तरह की मदाखलती होती है ये। तो ये सारी चीजें भी करने से मैं नहीं समझता कि मामला जो है ना अच्छे होंगे, और ज्यादा मामला खराब होंगे। चलिए मैं सरफराज साहब की तरफ जाती हूँ। जी सरफराज साहब। अच्छा साहब, सबसे पहले तो मैं साकिब मेमन साहब को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। देखिए जी, पीपल्स पार्टी वालों का, अब मैं असेंबली में बैठता हूँ, मैं वहां रोज व्यूज सुनता हूँ दोनों जमातों में से। पीपल्स पार्टी को मैं एक बात का क्रेडिट देता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले अंधेवाह फायरिंग नहीं करते, कोई कम से कम सुलझी भी बात करते हैं, दे ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट, और वो कम से कम कोई नरम बात करते हैं। मैं उस्मा कारदार साहब को अब थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की। देखें जी, उस्मा कारदार साहब या पीटीआई में से गई, मैं बड़े अच्छे तरीके से इनको जानता हूँ, और अब अगर ये माइंड ना करें, अगर इन्होंने बात की कि पीटीआई वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म तो इनको आनी चाहिए जो पीटीआई के, मुझे पता है पीटीआई की रैलीज के अंदर किस तरह ये डालों में एक डाले से हिचहाइकिंग करके दूसरे पे चढ़ती थी, दूसरे से तीसरे पे चढ़ती थी, और खान साहब के साथ फोटो खिंचाने के लिए इनकी कितनी जिंदगी का अवलीन मकसद होता था, और वही काम इन्होंने जाके वहां पीएमएलएन में किया। पंजाब असेंबली में मरियम नवाज साहबा की पिछली सीट पे बैठने के लिए ये आपस में इनकी एमपीएस बकायदा लड़ाइयां झगड़े भी होते हैं, एंड एवरीबडी इज विटनेस टू इट। और ये कहती हैं जी हमें शर्म करनी चाहिए। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर अगर 300 कुछ वोट, 380-82 वोट वर्सेस 7 वोट्स, अगर वहां पे कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो उसकी शर्म हमें करनी चाहिए। आपको शर्म करनी चाहिए कि आपके मुल्क का मजाक उड़ रहा है। बात ये कहते हैं जी इंटरनेशनली हमारा मजाक उड़ रहा है, पढ़ने लिखने का इनको ना कोई शौक है। वो खान साहब ने कई बंदों के बारे में कहा था, युज़मा कारदार साहब भी उनमें से एक है, पढ़ाई लिखाई का इनको कोई शौक नहीं है। घर बैठ के इन्होंने फिगर्स बना के पता नहीं कौन कौन सी कहानी इन्होंने जोड़ी है यहाँ पे कि मरियम नवाज साहबा ने डंडे के जोर पे उनका जो है किराया वो कम करवाया। इनको को अल्लाह का बंदा ये बताए कि आप 2-2 रुपए 3-3 रुपए पिछले एक महीने के अंदर जो आपने इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से 2-2 3-3 रुपए का जो पिछले महीने में फर्क पड़ा था वो पड़ा था। अब इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से कीमत नहीं बढ़ी। इनको नॉलेज नहीं है, इनको ये पता ही कोई नहीं है इस बारे में कि 80 रुपए की पेट्रोल पे लेवी लगाई है, विच इज अ डायरेक्ट टैक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक टैक्स लगाए और आपका जितनी प्राइस इंक्रीज हुई है पिछले 1.5 साल के अंदर, अगर 125 रुपए की इंक्रीज हुई उसमें 80 रुपए तो आपका टैक्स है।
जिसमें से 20 रुपए अभी लागू हुए हैं 1 जुलाई के बाद, और 60 रुपए की जो पहली लेवी लगाई थी वो भी पीडीएम गवर्नमेंट ने लगाई थी। कि उसके ऊपर ये अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि इनको कोई पढ़ाता क्यों नहीं। बिजली की बात ही करते हैं, इनको किसी ने, ये बंदे ने ये नहीं बताया कि आपके आईपीपीज का कैपेसिटी पेमेंट इस मुल्क के लिए एक अजाब बनी हुई है। और ये बात करते हैं खान साहब के जमाने की। पिछले महीने अप्रैल के महीने में एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पिटते रहे हम असेंबली के अंदर। मैंने पिछले उसमें भी कहा था, आपको ये बात बताई थी, रोज हम पिटते हैं और ये हुकूमत वाले सारे मिलके हमारे साथ, जब हम तकरीर करते हैं ये भी ड्रामेबाजी के तौर पे साथ एक तकरीर ठोक देते हैं कि जनाब हमें भी पता है जी कैपेसिटी पेमेंट्स का बड़ा बोझ है, तो नए क्यों कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट? अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट से आपकी जान छूट रही है, आप नए कॉन्ट्रैक्ट करें, किकबैक्स ले रहे हैं, माल बना रहे हैं। सिर्फ दुबई लीक्स के अंदर $11 बिलियन की एक कहानी सामने आई है। क्या उसकी इन्होंने, इनकी ये जो कमाल की एक गवर्नमेंट आई है, क्या उसकी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है? वीट स्कैंडल पे पिट पिट के हम मर गए हैं, सारे पाकिस्तान के किसानों का इन्होंने जनाजा निकाल दिया है वीट स्कैंडल के। इनको बेचारी को क्या पता? इनको सिर्फ फोटो सेशन का पता कि मरियम नवाज साहबा के पीछे खड़े होकर फोटो कैसे खिंचानी है। इनको आपने बुला लिया है डिबेट ऑन दी फाइनेंसेस एंड ऑन दी नेशनल इश्यूज, और ये हमें ये कह रही है कि जी आपको शर्म आनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में बात हो रही है, उसकी शर्म पीटीआई को आनी चाहिए। अमेरिका के अंदर अगर कोई बात करे, पूरी दुनिया बात कर रही है, उसकी शर्म पीटीआई को आनी चाहिए बकौल इनके। अब आपके कौमी असेंबली के अंदर जो टैक्सेस, ये पता नहीं बजट सेशन का इन्होंने कहीं सुना भी है कि नहीं, तनख्वाहदार तबके के ऊपर कहते हैं उनको रिलीफ दिया, बेड़ा गर्क कर दिया आपने तनख्वाहदार तबके का। बिल्कुल ऐसा अगर किसी के आप जानती हैं इस बात को, ये पता नहीं फिगर कहां से लेके आते हैं, मेरी तो समझ नहीं आता। इनको किस बंदे ने कहा है कि आप जाके इकोनॉमिक्स के ऊपर पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिबेट करें? और ये मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी कि इन्होंने पॉलिटिकल डिबेट की। मैंने कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं की, मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं कि रऊफ हसन साहब का, ये एक तरफ कहते हैं हमारे, आप टाइट करी जाए ऑपोजिशन को, आप ऑपोजिशन का आपका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सड़क के ऊपर खड़ा हो, उसके गले पे छुरियां मार दें जाके। खान साहब के केस, हमारे जो लाहौर में जो हमारे ये सारी चीजें प्री रेक्विजिट्स हैं फॉर एनी निगोशिएशन। और दूसरी बात है कि निगोशिएशन इन्होंने खाक निगोशिएशन करनी है। जो पीटीआई का मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, अवाम की इनको फिक्र क्यों नहीं है? बिल्कुल सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अवाम से इन्होंने वोट ही नहीं लिए। दे डोंट केयर। इनको बताया गया कि आप घर बैठे, हम आपको एमएनए एमपीए बना देंगे, आप उसके बाद मौज करें। आपने कौन सा अवाम को जाके जवाब देना है? अवाम के साथ के बीच में तो हम लोग रोज मरते हैं, हर रोज। मेरे फैसलाबाद शहर के ये बड़ी बातें करती है उस्मा कारदार साहबा से मैं एक सवाल पूछता हूँ, बड़े साफ शफाफ पंजाब की ये स्पोक्स पर्सन बनी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। मेरा फैसलाबाद शहर के अंदर गटरों के पानी ने तबाही मचाई हुई है। बड़ी सेहत की बात करते हैं, हैजे हो के लोग सड़कों पे मर रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, उनको देखने को कोई तैयार नहीं है। 2-2 फुट गटरों का पानी गलियों में फिर रहा है, लोगों के घरों में, ड्राइंग रूम में फिर रहा है। इनको कोई शर्म ही आई कोई नहीं है? टीवी के ऊपर बैठ के कहानियां सुना रहे हैं। ये केपी का नक्शा है। जी जी, ये केपी में हो रहा है भाई। तो पता नहीं जी, आपको ये फिगर, आपको ये खबरें कौन सुनाता है? आपने तो इतनी सारी फिगर यहाँ पे बयान की, एक फिगर करना को सारा ना को पैरा ना बजट से बता ना लोग। आपकी बातों से मुझे पता लग रहा है कि आप बिल्कुल बेखबर है। चले जी, मैंने जो अपना व्यू देना था वो मैंने दे दिया। उस्मा कारदार साहबा को बहुत शौक है बात करने का, इनसे बात करवा लेंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर। आप देखें ना, कोई अगर आप बात फैक्ट्स पे करें, कोई फैक्ट्स पे बात करें तो बंदा यकीन करे ना उस पे। मोहतरमा फैक्ट्स के ऊपर बात ही कर रहा हूँ, उस्मा बीबी फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। आपको क्यों नहीं पता कि आपकी गवर्नमेंट ने पेट्रोल लेवी लगाई है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ी है? व्हाट फैक्ट्स आर यू टॉकिंग अबाउट? जी जी, उस्मा साहब देखिए, ये जो लेवी की बात हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी उस वक्त यही बात आपको करने वाली थी कि पेट्रोल पे जो बात है, टैक्स की बात हो रही है, इससे उन प्राइसेस की बात नहीं हो रही है जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर इंटरनेशनली। हम तो बेंट ऑयल और जो सारे ये देखते रहे माजी में भी, अभी पिछले हफ्ते जो आपने कहा कि जो प्राइसेस कम किए, तो मैडम प्राइसेस बहुत टिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए था, उसका कम होने चाहिए था। जबकि आपने 5-5 रुपए कम किए होंगे, 3-4 रुपए कम किए होंगे, बहुत जमीन आसमान का फर्क आ रहा था। देखें, बात सारी ये है कि हम लोग, हमारा डीएनए जो है ऐसा हो गया है कि हमारे में मुनाफाखोरी और गसीरा अंदोजी जो है वो घुस गई है। आपको पता है कि जब पेट्रोल 2 रुपए भी बढ़ता है ना, हर चीज जो है उसकी कीमत लोग बढ़ा देते हैं, बढ़ाते हैं कि नहीं? लेकिन जब वो नीचे आता है, कोई 1 टके की चीज नीचे नहीं लेके आते। तो ये हमने अपने आप को भी देखना है कि हम क्यों मुनाफाखोरी पे लगे हुए, हम क्यों नहीं एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ जब हमें रिलीफ मिलता है तो उसको आवाम को क्यों नहीं हम। अब देखें, जब रोटी की कीमत कम करनी थी, कोई आसान काम नहीं था। सारे नान भाई बाहर सड़क पे आके खड़े हो गए थे कि हम तो नहीं कर सकते कम रोटी की कीमत। फिर मरियम नवाज साहिबा खुद निकली, उन्होंने नान भाइयों के साथ मुज़ाकरात किए, मॉनिटरिंग की,
फिर चारों उन्होंने सूबों को देखना आटे है। की कीमत मजीद कम की, फिर उसके बाद कहीं जाके अब आप जहां देखें आपको 13 रुपए की रोटी मिलेगी। कोई आसान तो नहीं था ये करना, ये खुद ब खुद तो नहीं हो गया। लेकिन मैडम ये good सिर्फ पंजाब governance की की वजह बात से नहीं हो रही हुआ। अभी इस वक्त, हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मैं कराची आप में तो देखिए ऐसा मेरी कुछ भी बात, नहीं है। overall की 30 आप रुपए बात कल करें। फिर इनको दालों पे बढ़ इनको गए। 13 रुपए की रोटी का, ये भी झूठ है जी, गवर्नेंस की ये भी बात झूठ है। करनी है 13 ना, रुपए की रोटी आपने कौन दे रहा गुड है इनको? गवर्नेंस की इनके बात घर के पास करनी है। दूर होगा इनका स्पेशल। लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि नहीं कम हुए पैसे। अभी जैसे सरफराज साहब खुद भी बोल रहे हैं कि जी पैसे तो कम नहीं हुए रोटी पे। हो गए भाई कम। पंजाब में रोटी हर जगह आपको 13 रुपए की मिल रही है। पंजाब में हाँ आपकी जी, जो पंजाब मुर्गी में है वो उस्मा 700 रुपए कारदार से साहबा को 400 रुपए बताएं पे कि आ पंजाब गई के है। अंदर बसें मुफ्त हो गई हैं, लोगों को रोटी फ्री पंजाब मिल में रही कराची है। में रोटी आपका 25 ये रुपए टीवी की पे मिल ये रही है। आपको कहानियां पता सुनाने है आए हैं, कराची में चलाई रोटी जाए। 25 कम रुपए हो की गया है है। इस वक्त, कोई कमी नहीं आई है। पंजाब में एक भी 20 तंदूर रुपए की के रोटी नीचे 25 कहीं रुपए की है। वो भी चोकर वाली। देती हूँ और कल भैया। 13 30 रुपए की 30 रोटी रुपए बढ़ उस्मा गए फिर कारदार दालों साहब पे। का उठाया, कोई नहीं के घर भेजता भेज होगा। देती हूँ खुदा के लिए, आप वो पढ़ लिया करें प्लीज, पढ़ लिया करें वो। चलें जी, हम हमें पढ़ाएं आप। हाँ मैं आपको उस्मा भेज कारदार दूंगी साहिबा, प्रोग्राम के हम बाद पढ़ ना, मैं लेंगे, आपको सब भेज कुछ देती पढ़ने हूँ के लिए वो। तैयार है, लेकिन प्रैक्टिकल होके बात कर लें। गवर्नेंस भाई इस वक्त साहब देखिए, नाकाम है बिजली की पूरे कीमत- पाकिस्तान में बिजली की हुकूमतों की। कीमत कम यहाँ पे नहीं हो देख लें, सकती। यहाँ पे मैं आपको आपकी बता रही हूँ, बिजली खुद की 25 कीमत रुपए की इसलिए नहीं रोटी कम आ रही हो है। सकती क्योंकि बिजली जो है और वो जिस चोरी दिन ये खबर होती है। चलवाई गई थी ना कि जी प्याज 100 रुपए किलो हो गए, उस दिन मैंने खुद अपने गेट से 200 रुपए किलो प्याज ली थी। इससे बढ़ के क्या प्याज की बात कीमत होगी। कम हुई है, टमाटर जो था वो 50 रुपए तक भी आया है, बिल्कुल कम हुई है। चले, प्याज की बहुत कीमत शुक्रिया कम हुई है। मोहम्मद सरफराज साहब आपका, उस्मा कारदार साहब आपका, साहिबा आपका, सादे के लिए मेमन साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, आखिरकार महंगाई हो रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, इसका फैसला तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अवाम बेहतर जानते हैं कि इस मुल्क में क्या हालात हैं, और उन हालात को छुपा के, मोल्ड करके या अपनी मर्जी से बनाकर पेश करने से हालात बेहतर नहीं होंगे। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़े को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।